So in the last session, we have seen these 4 keywords. Now the next keyword is examine. Okay, examine का simply means होता है investigation करना. क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एक्सप्लेन नहीं कह सकते आप, इंस्पेक्शन करना, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना उस क्वेश्चन का. ओके, उसी को हम बोलते हैं एग्जामिन. ओके, काफी कॉमन सा वर्ड है बट मीनिंग इसका बहुत बड़ा है. ओके, ये याद रखिएगा. वर्ड कॉमन सा है बट मीनिंग इसका बहुत बड़ा है, ये याद रखिएगा. ओके, और एग्जामिन में काफी बार आपको क्रिटिकली एग्जामिन भी मिलता है. ओके, सो एग्जामिन का मतलब क्या है? इट मींस टू इंस्पेक्ट समथिंग इन डिटेल, इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स implications. ये याद रखिएगा, its implications also. Okay, that means the topic asked for in the question is to be looked in an intricate fashion and establish the key facts and issues related to same. Okay, and a great examination is done when one analyzes the various facets और एंगल्स ऑफ द क्वेश्चन. हर तरीके से क्वेश्चंस को समझना, उसी को हम बोलते हैं एग्जामिनेशन. एग्जामिन करना, ये याद रखिएगा. तो जब मैं आपको बोलता हूं हर तरीके से एक टॉपिक को 4 to 10 टाइप्स में लिखिए, तो उसका मतलब होता है एग्जामिन करना. ओके, सो इफ द क्वेश्चन आस्क एग्जामिन, तो आप करेंगे क्या? इफ द डायरेक्टिव वाज जस्ट एग्जामिन, ओके, तो हमें करना क्या है? ओके, ये याद रखिएगा. तो हमें एक चीज याद रखिए. ओके, एग्जामिन में बेसिकली क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है क्वेश्चन की. ओके, इन्वेस्टिगेशन हमें करना है, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में करना है. एग्जामिन का मतलब यही होता है, पूरा इन्वेस्टिगेट करना क्वेश्चन. ओके, ये याद रखिएगा. तो इसीलिए एग्जामिन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है. और एग्जामिन में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं. रिव्यू, इसीलिए इसको हम क्रिटिकल डायरेक्टिव बोलते हैं. दैट मींस बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन, बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन, ये याद रखिएगा. क्रिटिकल, और ये किसके अंदर में आता है? ये आता है क्रिटिकल डायरेक्टिव्स में, एग्जामिन. और इसमें हमें क्या देखना है? बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन. ओके, ये याद रखिएगा. दैट मींस रिव्यू करना. ओके, क्वेश्चन को, आंसर को रिव्यू करना. एग्जामिन का मतलब ही होता है रिव्यू. ओके, दैट मींस एन आंसर टू अ रिव्यू क्वेश्चन, ओके, इट शुड डेमोन्स्ट्रेट क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट और आर्गुमेंट. यहां पे क्रिटिकल एग्जामिन करना है हमें. ओके, किसी भी चीज के बारे में. ओके, ये याद रखिएगा. तो इसीलिए एग्जामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बोला जाता है यूपीएससी में. ओके, एंड जब भी आप एग्जामिन करते हैं आंसर को, इट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ हाई लेवल ऑफ एनालिटिकल स्किल. इसमें आपकी एनालिटिकल स्किल सामने आनी चाहिए. एनालिटिकल स्किल्स. Okay, so the aim is not simply to regulate the work of other scholars, but rather to critically analyze these works. Okay, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, एग्जामिन कोई स्टेटमेंट दे दिया और उसमें लिख दिया गया एग्जामिन, तो उसमें आपको स्कॉलर्स के हिसाब से नहीं बताना है. रादर आपको क्या करना है? आप उसको अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज करिए, अच्छे से समझाइए. एग्जामिन का मतलब ये होता है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. इसीलिए एग्जामिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूं, एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है एग्जामिन में. ओके, एंड क्वेश्चन क्या था? एग्जामिन द डेवलपमेंट of airports, okay, in India.
थ्रू joint ventures under public private partnership PPP model. Okay, so what are the challenges? Okay, faced by the authorities in this regard. तो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इन दिस रिगार्ड. ओके, तो अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें क्या बोला गया, एग्जामिन करना कि पहले क्या एग्जामिन कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया, इन्वेस्टिगेट करना है आपको पहले. ओके, तो ये याद रखिएगा. तो इसमें आप करोगे क्या, यू हैव टू प्रोब deeper into this topic, investigate, then support your answers, okay, with details like causes लिखो, causes क्या है इस चीज के पीछे, ओके, then implications लिखो. तो जब भी एग्जामिन करते हो तो इम्प्लीकेशंस एंड कॉजेज लिखना बहुत जरूरी है. और दिलराज इसमें आप लिखेंगे वे फॉरवर्ड, इसमें आप लिखेंगे वे फॉरवर्ड, ये याद रखिएगा. कॉजेज, इम्प्लीकेशंस एंड वे फॉरवर्ड. ओके, तो इस आंसर को शुरुआत कैसे करोगे, यू शुड बिगिन विद अ ब्रीफ डिस्कशन on the various issues on the topic. Okay, issues क्या क्या है, then provide details and conclude in the same paragraph if possible. ये मतलब होता है एग्जामिन का. तो अब देखिए, क्रिटिकल डायरेक्टिव्स खाली बोलने के लिए क्रिटिकल नहीं है, उनके क्वेश्चंस का नेचर भी क्रिटिकल है, beyond the information. So you need to begin with a brief discussion on various issues on the topic, and you should provide details and conclude in the same paragraph if possible. तो ये चीज करना है आपको एग्जामिन में. समझ में आ रहा है? You need to investigate. Are you getting my point? Clear, everyone? Yes sir. Yes sir. Okay, तो ये चीज याद रखिए, इन्वेस्टिगेशन. ओके, एग्जामिन में क्या क्या करना है. नाउ एग्जामिन, नेक्स्ट कमेंट. ओके, कमेंट. ओके, अब कमेंट आपका तभी पूछा जाएगा जब किसी एक इश्यू पे बात होगी. कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, कभी भी यूपीएससी उसमें कमेंट नहीं लिख के देगी. और जब भी किसी एक इशू, सोल इशू की बात की जाएगी, वहां पे यूपीएससी यूज करती है कमेंट का. क्योंकि कमेंट में क्या करना होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट अबाउट द मेन इशू और द प्रॉब्लम. मेन इशू क्या है उस पे आपको लिखना है. ओके, it does not calls for accurate fact or figure or the exact definition. कमेंट में आपको कभी भी accurate fact नहीं पूछेगा, कभी भी accurate definition नहीं पूछेगा. ओके, यहां पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन जो है उसको अवॉइड जरूर करें. ओके, यहां पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन भी नहीं देंगे, ये याद रखिएगा. यहां पे आपको ओपिनियन कैसा देना है, कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन. ऑप्टिमिस्टिक व्यू होना चाहिए आपका, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए. कमेंट में हमेशा आप फ्यूचर को सोच के लिखेंगे कि फ्यूचर में इसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं. कमेंट में हमेशा ये चीज होगी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पर्सनल व्यू देने से अवॉइड, बचना हमेशा कमेंट में. और इसमें मेन इशू की बस बात करना, और मेन इशू को कैसे फ्यूचर में हम सॉल्व करें, इसमें इस चीज पे ध्यान देना कमेंट में. ओके,
लोग इन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट साउथ चाइना सी हैज अज्यूम्ड ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, फुल स्टॉप, कमेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ चुका है, कमेंट। तो अब आप इसमें क्या करोगे? यू शुड चूज योर पोजीशन ऑन द टॉपिक और इशू। तो अब आपको बात किस पे करनी है? जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ चाइना सी। यू शुड प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट्स विद फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स इन फेवर ऑफ योर ओपिनियन। जो भी आप उसमें बात कर रहे हो, एग्जांपल्स दो, आर्ग्यूमेंट्स के लिए फैक्ट्स दो। ओके, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। तो अब कमेंट में आप कैसे आंसर की बॉडी लिखोगे, ये याद रखिएगा। तो आपको आंसर की बॉडी कैसे लिखनी है? इंट्रोडक्शन। ओके, सबसे पहले आप उसमें क्या लिखोगे कमेंट में? इंट्रोडक्शन। ओके, बॉडी में आप क्या लिखोगे? इसमें आप मेन बॉडी में बुलेट्स भी लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में। ओके, इसमें आप बुलेट पॉइंट में आर्ग्यूमेंट्स लिखिए, आर्ग्यूमेंट्स लिखिए, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, और उन आर्ग्यूमेंट्स के फैक्ट दीजिए बॉडी में। समझ में आ रहा है? देन यू शुड एंड योर आंसर विद कंक्लूजन, कंक्लूजन दीजिए। ओके, तो कमेंट में आपको सिर्फ क्या करना है? पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, जो भी ओपिनियन आर्ग्यूमेंट दिया है उसका फैक्ट दो। और आपका आंसर कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन पे बेस्ड होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो ये काम होता है कमेंट का। और उसी जगह अगर क्रिटिकली कमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहीं पे देख लीजिए, क्रिटिकली कमेंट, देन द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू मेंशन बोथ साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट with respective example. That means arguments in favor also, against also, दोनों ही वे में आपको आर्ग्यूमेंट देना है क्रिटिकल कमेंट में। ओके, ये याद रखिएगा। एंड वन मस्ट राइट द पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट फर्स्ट। सबसे पहले पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट हमेशा लिखा जाता है क्वेश्चन में, देन नेगेटिव। कभी भी नेगेटिव आर्ग्यूमेंट पहले मत लिखना, पहले पॉजिटिव लिखना। तो क्रिटिकली कमेंट में आपको क्या करना है? दोनों ही साइड बताने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया आप सभी लोगों को कमेंट में क्या करना है? यस सर। ओके, ये याद रखना। कीर्ति बेटा, समझ में आया? यस सर। ओके, दिलराज समझ में आया? यस सर। ओके, मालविका? यस सर। ओके, सुल्ताना? यस सर। ओके, शिवानी? यस सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर, आया। ओके, तो ये याद रखिएगा, कमेंट में हमें ये सारी चीजें करनी। ओके, नाउ नेक्स्ट कीवर्ड, जस्टिफाई। जस्टिफाई। ओके, अब जस्टिफाई में हमें क्या करना है? कमेंट देख लिया। ओके, यूपीएससी के पास कीवर्ड्स बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। ओके, और अगर एक बार कीवर्ड्स अगर इंसान समझ जाता है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, ये याद रखिएगा। तो हमेशा ये कीवर्ड्स हमेशा ध्यान में रखना कि कौन सा कीवर्ड आपसे क्या कहता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कीवर्ड्स आपको ध्यान में होने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे जस्टिफाई की, कि जस्टिफाई हमसे क्या कहता है। ओके, और जस्टिफाई में एडवोकेट भी आ जाएगा, एडवोकेट एंड जस्टिफाई आर सेम। ओके, सो जस्टिफाई का मतलब होता है टू गिव एन एविडेंस विच सपोर्ट्स एन आर्ग्यूमेंट और आइडिया, ओके, विच शोज व्हाई डिसीजंस और कंक्लूजंस वर मेड। तो अब एक चीज याद रखना, तुम कहोगे कि एविडेंसेस यहां पे भी मांग रहे हैं और सब्सटेंशिएट में भी मांग रहे हैं, बट तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का नेचर अलग अलग है। यही माइन्यूट सी चीजें हैं जो ध्यान नहीं देते हो। यहां पे एविडेंसेस किस टर्म्स में बोला हुआ है? व्हाई डिसीजंस और कंक्लूजंस वर मेड। ऐसे डिसीजंस कंक्लूजंस क्यों लिए गए थे,
उस चीज में जब गवर्नमेंट यूपीएससी यूज करेगी उसको बोलते हैं जस्टिफाई। ओके, और दूसरे लोग उस पे ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू, ओके, उसमें ऑपोजिशन, उस पे गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिए वो, और ऑपोजिशन क्यों उस पे ऑब्जेक्ट कर रही है वो चीज, तो क्यों ये सारे डिसीजन लिए गए और क्यों ऑपोजिशन ऑब्जेक्ट कर रही है, तो उसमें यूपीएससी क्या पूछेगी, जस्टिफाई। ये छोटी छोटी चीजें नेचर नहीं पता होता है लोगों को। जो टॉप भी करते हैं ना, टॉपर्स होते हैं, वो भी इतनी माइन्यूट चीज ध्यान नहीं रख पाते। तो मेरा मानना यह है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये चीजें क्लियर रहेंगी, ये याद रखना। तो जस्टिफाई में आपको करना क्या है, एविडेंस जो सपोर्ट करे, जो आप आर्ग्यूमेंट, जो आप आइडिया दे रहे हो कि ऐसे डिसीजन क्यों लिए गए थे, कंक्लूजन क्यों लिए गए थे, क्यों ऑब्जेक्शन किया था किसी ने, तो उस चीज पे जब आप एविडेंस देते हो उसी को हम बोलते हैं जस्टिफाई। ये याद रखना। दैट मीन्स हियर यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन व्हाई अदर पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स आर अनसेटिस्फैक्टरी as well as why its own particular argument is preferable। क्यों दूसरों के आर्ग्यूमेंट गलत हैं, क्यों आपके आर्ग्यूमेंट सही है या गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट सही है, उसमें जो आप चीजें एविडेंस के साथ बताओगे, मतलब आप अपने आंसर में क्या करोगे, जस्टिफिकेशन दोगे, जस्टिफाई। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एडवोकेट। समझ में आया, जस्टिफाई में क्या करना है, समझ में आया। हाँ सर। Yes, sir. तो सौरभ, ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही है ना, हाँ सर। तो ये चीज बहुत सर, ध्यान रखना मेंस में। इसीलिए 90 सर, से 110 का कट ऑफ होता है बस। सर एक चीज पूछना था सर, जैसे कश्मीर इशू अगर जस्टिफाई करने बोलेंगे तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा, उस इशू में कैसे लिखना पड़ेगा। देखिए, कश्मीर इशू के दोनों पहलू हैं, ठीक है, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही भी है, ओके, और अगर दूसरे वे में देखोगे तो गलत भी है। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपका ये जो कश्मीर इशू है उस पे आपको पार्लियामेंट की डिबेट सुननी चाहिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, करंट अफेयर जिसको हम बोलते हैं, ओके। फिर आपको कंपेयर करना चाहिए उस डिबेट को 1947 के टाइम पे कि उस समय क्या सिचुएशन थी। मैंने आपको जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर्स दिए थे उसमें आपने सुना होगा, मैंने कश्मीर के जो पहलू बताए आपको, ओके। तो ये सारी चीजें जब सारे पहलू को समझोगे, तो जब कश्मीर में आया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले वो जो आया था वो किस में आया था, आर्टिकल 306 में। तो नहीं मेरा पूछने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल ड्राफ्ट हुआ तब वो आर्टिकल 370 में आया। और ये जो सफर है 306 से 70 का, ऐसा क्यों आया, उसके पीछे रीजन क्या थे, वही आप लिखोगे जस्टिफिकेशन का। कश्मीर की सिचुएशन क्या थी, कश्मीर के लोग क्या चाहते थे, वो दोगे जस्टिफिकेशन। और उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा, ओके। और एविडेंस क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू एजी नूरानी, अकॉर्डिंग टू डीडी बसु, इन लोगों ने क्या क्या कहा है, इस हिसाब से आप बस समझाओगे। समझ में आ रहा है सर। नहीं मैंने मेरा क्वेश्चन था कि क्या दोनों साइड दिखाना है जस्टिफाई में, बिकॉज हाँ, जस्टिफाई है ना हम नहीं, लोग जस्टिफाई में आपको दोनों साइड नहीं दिखाना है। आपसे जस्टिफाई में क्वेश्चन ये पूछेगा कि कश्मीर पे ये जो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑपोजिशन ऑब्जेक्शन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, और गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। आपको उस चीज को जस्टिफाई करना है कि गवर्नमेंट ने दोनों ऐसी साइड। सिचुएशन समझ के लिया, ठीक है। इसके पीछे अकॉर्डिंग टू स्कॉलर कपिल सिब्बल, इन सब लोगों के बारे में बताइए उनके व्यूज। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। इसमें आपको ठीक है आर्ग्यूमेंट सर। करना है, आइडिया देना है, और कैसे आप दोनों साइड। और अच्छी सिचुएशन वहां पे होनी चाहिए, इस चीज के बारे में बताना है। समझ में आ रहा है सौरभ। और सर, यस सर, और सर सब्सटेंशिएट बोलने से कैसे लिखूं सर। क्या चीज, सब्सटेंशिएट। आप सब्सटेंशिएट में नहीं थे अभी जब मैंने पढ़ाया था।
सर मेरा क्या बैटरी खत्म हो गया था सर। चलिए अभी मैं बाद में बताऊंगा, मैं ऑलरेडी बता दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है अगर डाउट आए तब पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। ये देन नेक्स्ट कीवर्ड है डिस्कस। तो पानी दे दो। Okay, now discuss. Okay. तो अब डिस्कस की हम बात करेंगे, ओके, कि डिस्कस में क्या क्या चीजें करनी होती हैं, क्या क्या चीजें, डिस्कस का मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए डिस्कस में, ये सारी चीजें अब हम एक्सप्लेन करेंगे डिस्कस में। ओके, नाउ डिस्कस। This kind of a directive requires in-depth answer, okay, that takes into account all aspects of the debates concerning the topic. So जब भी डिस्कस आता है, that means in-depth analysis होना चाहिए उस चीज का, okay, in-depth answer, okay, and डिबेट के सारे एस्पेक्ट होने चाहिए। आप डिस्कस में क्या करेंगे, क्वेश्चन में डिबेट करेंगे, ये याद रखना। डिस्कस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में डिबेट करना है, ओके, क्वेश्चन में आप डिबेट करेंगे। और ये भी क्या है, ये एक क्रिटिकल डायरेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये क्रिटिकल डायरेक्टिव है। डिस्कस बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन, ओके, सो दिस डिस्कस रिक्वायर एन इन डेप्थ आंसर that takes into account all aspects of the debate concerning the topic. So here you must demonstrate रीजनिंग स्किल्स, ओके, यहां पे आपको अपनी रीजनिंग स्किल्स दिखानी है, यहां पे आपको एविडेंस का यूज करना है, ओके, यहां पे आपको एविडेंसेस का यूज करना है, यहां पे आपको डिबेट करना है क्वेश्चन में। दैट मींस यू हैव टू गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द टॉपिक बाय इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ द वेरियस पर्सपेक्टिव, डिफरेंट स्कॉलर्स की इंफॉर्मेशन आपको इसमें समझानी है। तो ये ओवरऑल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन की बात करता है, ये याद रखिएगा। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन जनरल डिबेट्स आल्सो। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, डिबेट करना है, ये याद रखिएगा, डिबेट। सो वन शुड कवर ब्रॉडली पॉइंटिंग आउट प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें बतानी है जैसे डिबेट में होती है, और उसको कंक्लूड करना है। तो डिस्कस का मतलब क्या है, डिबेट करना, सिंपल सी चीज है, समझ लो। डिस्कस का मतलब है डिबेट करना, ओके, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया है, डिस्कस द रोल ऑफ विमेन, ओके, इन द फ्रीडम स्ट्रगल especially during the Gandhian phase। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ विमेन इन द स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। ओके, दैट मींस इट कवर्स ब्रॉडली मेंशनिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो इसमें आप बताएंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स विमेन्स के बारे में। देन
इसमें आपको मेंशन करना है कॉजेस क्या क्या थे, मेंशन कॉजेस आल्सो, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्यों विमेन ने पार्ट लिया एंड कुछ विमेन ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, ये सारी चीजें आपको बतानी है। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन गो इनटू द पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स फॉलोड बाय कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पहले इंट्रोडक्शन लिखो, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट बताओ, देन causes and consequences, okay, then in addition provide solutions, suggestions, examples, okay, and conclude with a holistic, conclude in a holistic way, then conclude कर दो। तो इंट्रोडक्शन लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव डिबेट बताया, कॉजेस बताया ऐसे कारण क्यों थे, अगर आपका मन करे एडिशनल सॉल्यूशन भी डाल दो कि क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं हम आज के टाइम में, एग्जाम्पल बता दो और उसे कंक्लूड कर दो। बस इतना करना है डिस्कस में। समझ में आया आप सभी लोगों को? हाँ सर। थोड़ा सा तो थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं सर, थोड़ा सा इको हुआ सर मेरा। क्या चीज? थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं, मेरा साउंड थोड़ा इको हुआ सर। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि डिस्कस में आपको क्या करना है, आपको डिबेट करनी है, जनरल डिबेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें बतानी, ओके। जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। सो फर्स्ट यू शुड राइट इंट्रोडक्शन, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, then you can mention causes and consequences, okay, then additionally you can give examples or suggestions and conclude your answer। समझ में आया? ओके सर, ओके सर, ओके, ये याद रखिएगा ना। नेक्स्ट है एनालाइज, इन्यूमरेट, डिस्क्राइब, इवैल्यूएट, ओके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एनालाइज की। एनालाइज है क्या? ओके, सबसे पहली चीज, एनालाइज का आंसर हमेशा पैराग्राफ में होगा, कभी भी आंसर आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। एनालाइज का मतलब होता है समराइज करना, ये याद रखना, ओके। तो आंसर हमेशा आपका एनालाइज का होगा पैराग्राफ में, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। सो ये जो डायरेक्टिव है एनालाइज, ओके, दिस डायरेक्टिव मीन्स टू एग्जामिन इन अ वेरी क्लोज डिटेल, टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड चीफ फीचर्स। इसमें आपको किसी भी टॉपिक के सारे पॉइंट्स नहीं लिखने, सिर्फ कैसे पॉइंट लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। पॉइंट्स मत लिखना, पैराग्राफ में लिखना, उन्हें एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट चीजों को, एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स बताना, ओके। सो हियर द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू डिवाइड द टॉपिक इनटू फंडामेंटल पार्ट्स, ओके। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टॉपिक को डिवाइड कर लो, एंड फिर जब आप टॉपिक को डिवाइड कर लेते हो, फिर उन अलग अलग पार्ट्स को एग्जामिन करो। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स को आपने अलग अलग कर लिया, एंड फिर चारों पार्ट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करिए, अलग अलग डिफाइन करिए। सो हियर वन हैज टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ प्रिंसिपल्स, थियरीज, आइडियाज, ओके, हाउ दीज थिंग्स वर्क and apply to theory of practice through the use of specific examples। and last में थोड़े से examples दे दो, okay। and conclusion यहाँ पे कैसा होना चाहिए, conclusion should be made by addressing the central idea of the topic। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। conclusion यहाँ पे जो आप लिखोगे वो मेन टॉपिक का, सेंट्रल आइडिया जो है टॉपिक का, उसको लेते हुए लिखना है, ओके, ये याद रखिएगा। सो क्वेश्चंस दैट आस्क यू टू एनालाइज अ पर्टिकुलर टॉपिक, it expect a thorough deconstruction of the subject, okay। that means this analyze requires you to divide the topic into fundamental parts, okay। and once you have done this, it's important that you
एग्जामिन ईच पार्ट सेपरेटली, हर पार्ट को अलग अलग डिफाइन करो। ओके, तो ये चीज आपको इसमें करनी है, ये याद रखिएगा। तो ये काम होता है एनालाइज का। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था एनालाइज पे प्रीवियस ईयर पेपर्स में ही, दैट द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एनालाइज द मेजर रीजंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस रीजन। तो अब यहां पे एनालाइज क्या करना है, मेजर रीजंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन द रीजन, क्यों अभी तक सर्वाइव कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, तो ये चीज बतानी है। ओके, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसमें हर सबसे पहले इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, इंसर्जेंसी, पहला पार्ट तो यही हो गया। मेजर रीजंस क्या है, सर्वाइवल के, ये चीज। तो इस तरीके से डिवाइड कर लो क्वेश्चन को, एंड फिर आप लिखोगे कैसे, पहले इंट्रोडक्शन लिख दो, ओके, देन एग्जामिन करना शुरू करो एक एक पार्ट जो आपने डिवाइड किया है, एंड देन कंक्लूड। देन कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, सेंट्रल आइडिया टॉपिक का। सेंट्रल आइडिया क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों अभी तक सरवाइव कर रहा है। तो इस तरीके से चीजों को निकला है, और आंसर किसमें होगा, सारा ही पैराग्राफ में आप लिखोगे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। समझ में आया दिलराज? हाँ सर। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो अब मैं आपको एक नया लिंक भेज रहा हूं, आप सभी लोग उसी पे ज्वाइन करें। आप सभी लोगों को इतना समझ में आया एनालाइज तक? शिवानी, यस सर। समझ में आया? हाँ सर आया। ओके, कीर्ति बेटा समझ में आया? हाँ सर। स्मृति? हाँ सर, एनालाइज नहीं आया। ओके, ये चीज। सुल्ताना? हाँ सर। ओके, तो आप सभी लोग, मैं आप लोगों को भेज रहा हूं नया लिंक, आप सभी लोग उसी पे आइए। ओके